नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और विलयन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी, विलेयता, उसके बारे में हम जान चुके थे अपनी पिछली क्लास में कि विलेयता क्या होती है और विलेयता पर इफेक्ट किन चीज़ों का पड़ता है। इसमें हमने ताप के प्रभाव को पढ़ लिया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विलेयता पर दाब का प्रभाव। ये जो टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं विलेयता, ये विलेयता किसमें है? ठोस की द्रव में विलेयता। और हम यहां पर किस टाइप के विलयन को पढ़ रहे हैं? द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन का मतलब क्या होता है? जिसका विलायक द्रव अवस्था में होता है, जिसका विलायक द्रव अवस्था में होता है, यानी कि द्रवीय विलयन को हम प्रॉपर यहां पर स्टडी कर रहे हैं। विलयन के प्रकार में से द्रवीय विलयन में हम किसकी सॉल्युबिलिटी को दर्शा रहे हैं? यहां पर ठोस की, मतलब ठोस की विलेयता द्रव के अंदर क्या है, उन चीजों का प्रभाव कैसे होता है। तो ताप के प्रभाव के कारण कौन से इफेक्ट होते हैं ठोसों में, वो हमने पढ़ चुके हैं। यहां पर हम जान रहे हैं कि दाब का प्रभाव। हमें पता है कि ठोस जो सॉलिड होता है उस पर दाब का प्रभाव क्या होता है? दाब का प्रभाव। तो हमें ये जानकारी है कि ठोस जो होते हैं, ठोस असंपीडीय होते हैं, असंपीडीय होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। एक चीज होती है संपीडीय और दूसरी होती है असंपीडीय। ठोस क्या होते हैं हमारे? असंपीडीय। अगर उनको हम प्रेशर नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते, उन पर दाब नहीं लगा सकते, तो ठोसों को अगर हम द्रव में विलय कर रहे हैं और उन पर दाब का प्रभाव हम जान रहे हैं, तो हमें ये पहले से ही पता है कि ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ठोस क्या होते हैं? असंपीडीय होते हैं। तो यहाँ पर हम जो विलेयता पढ़ रहे हैं, विलेयता पर दाब का प्रभाव, वो भी किसके लिए? ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता का मतलब है अगर उस पर दाब का प्रभाव हो रहा है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ठोस क्या होते हैं? असंपीडीय, उनको दबाया नहीं जा सकता है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे ठोस की द्रव में विलेयता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए हमने ये बात जान ली कि ठोस कैसे होते हैं? असंपीडीय, यानी उनको अपन दबा नहीं सकते। संपीडीय किसे कहते हैं? जिन्हें हम दबा सकते हैं। इसी के साथ ये विलेयता का जो टॉपिक था, जो थोड़ा सा इसमें बचा हुआ था, ये खत्म होता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर के, वो है हेनरी लॉ। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या बताया था? सबसे पहले अब इस चीज को समझें। हेनरी ने जो टॉपिक अपन को यहाँ पर दिया है 12th में, यहाँ पर हमने जब विलेयता पढ़ी तो यहाँ पर जो विलेयता हमने डिस्कस की थी वो ठोस की द्रव में विलेयता डिस्कस की थी। अब लेकिन हेनरी ने क्या किया कि द्रव तो अपना विलायक है, हम पहले ही बता चुके हम किस प्रकार के विलयन को पढ़ रहे हैं। अब द्रवीय विलयन। अब द्रवीय विलयन में वो किस चीज को मिला रहे हैं? गैस। यानी कि टॉपिक जो हेनरी का था वो सीधा था गैसों की द्रव में विलेयता।
तो विलेयता शब्द से हमें पता है कि घुलना। गैसों को क्या द्रव में घोला जा सकता है? ऐसा हमने देखा है क्या कभी? आज इसको जरा डिस्कस करते हैं कि हेनरी का जो रूल्स है वो इसी टॉपिक पर आधारित है कि गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों को अगर हम पानी में घोलें, द्रव यहाँ पर हम पानी ही ले लें, तो क्या वो सॉल्युबिलिटी दर्शाएंगी या घुलेंगी? जैसे मान के चलो आपने पानी लिया, पानी के ऊपर जब गैस के अणु आते हैं तो वो गैस के अणु पानी की सतह पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं, प्रेशर। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इस चीज को लें, मछली। मछली किसमें होती है? पानी में। पानी में जब वो होती है तो हमें ये पता है प्रत्येक जीवधारी के लिए किसकी आवश्यकता है? श्वसन के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वो ऑक्सीजन किससे लेती है? पानी से ही। यानी कि जो पानी है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, घुली हुई होती है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आप नहीं समझ सकते। अपन को पता है मछलियां श्वसन करती हैं, और श्वसन वो कब करती हैं? पानी के अंदर भी करती हैं। पानी के अंदर रहेंगी जब तक वो श्वसन करती हैं। अपन ने जो पढ़ के रखा है कि मछली जल की रानी है, उसको बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। उनका जो श्वसन होगा वो किससे होगा? पानी से। और हमें ये पता है कि पानी जो होता है वो H2O होता है। पानी H2O होता है, लेकिन उसमें विलेय कौन सी चीज होती है? ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि हम ये पढ़ के रखे हैं कि गैसों को क्या द्रव में घोला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल घोला जा सकता है। गैसों की विलेयता द्रव में हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मछली वाला एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखें कि मछलियां जो श्वसन करती हैं वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं? ऑक्सीजन को। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुली हुई होती है। और इसी आधार पर हेनरी ने नियम बनाया किसी गैस की मात्रा। ये जो हमने अभी आपको ये बात समझाई कि मान के चलो जो पानी है, पानी में हम कोई गैस डाल रहे हैं, तो गैस क्या इफेक्ट डालती कि पानी की जैसी कोई सतह पर आती है, पानी की सतह पर जब आएगी तो वो क्या लगाएगी उस पर? दाब, प्रेशर। और जो प्रेशर जितना ज्यादा लगेगा उतनी ज्यादा मात्रा में गैस घुलेगी। यानी कि गैस की मात्रा किस आधार पर तय हो रही है? प्रेशर पर। यानी गैस की मात्रा किसके आधार पर हो रही है? दाब के। हेनरी ने एक ही रूल्स बनाया था जो गैसों की द्रव की विलेयता को लेकर, वो सीधा रूल्स था कि गैस की मात्रा दाब के क्या होती है? समानुपाती। जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में गैस डिसॉल्व होगी, विलेय होगी। यानी कि हेनरी का सीधा सा रूल्स था W समानुपाती P, जहां पर W क्या था? घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। और P क्या था? गैस पर लगाया गया दाब, गैस पर लगाया गया दाब। अगर इस फॉर्मूले को समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। यानी फॉर्मूला बनेगा W = Kp, जहां पर K लिखेंगे एक स्थिरांक है। ये था हेनरी का नियम। और उन्होंने ये जो नियम था प्रॉपर गैस की मात्रा को लेकर बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस रूल्स में चेंजिंग की। और इस टॉपिक के बाद जो आपका हेनरी में नेक्स्ट टॉपिक आपको हेनरी के रूल्स में पढ़ना है वो सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा W/P, यानी गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी हेनरी के रूल से रिलेटेड होगा, लेकिन वो गैस की मात्रा अब किस में निर्धारित होगी? मोल अंश में। और आगे क्लास नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट डे में करेंगे। थैंक यू।